All of you are welcome to CR International ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर आपका टॉपिक रहेगा लाइफ ऑफ मॉन्क्स इन मिडिवियल पीरियड। मध्यकालीन युग के अंदर, मध्यकालीन समय के अंदर मॉन्क के जीवन पे प्रकाश डालना है, यानी उनका किस तरीके का जीवन था, साधु संतों का जीवन किस तरीके का था। इसके अंदर हम देखें कि लेसन जो 6 है इसका ये मैटर है। इसके अंदर असाइनमेंट नंबर आपका 51 फॉर हिंदी मीडियम, 34 फॉर इंग्लिश मीडियम रहेगा। दोनों के लिए कॉमन टॉपिक लिया गया है। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है लाइफ ऑफ मॉन्क्स इन मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज कहते हैं मठ, यानी ऐसे मठ जो एकांत में बसाए जाते थे। मोनेस्ट्रीज जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है और मोनेस शब्द से निकला है। मोनेस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में कहीं रहता हो। इसके अंदर हम सबसे पहले इसके जीवन के जो बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें बेटा जो मोनेस्ट्रीज होते हैं, मोनेस्ट्रीज ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जो एकांत में हो, जैसे कि वन क्षेत्र के अंदर, जंगल के क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ताकि जो आम बस्ती से बहुत दूरी पर स्थित हों और आम जनजीवन इनको किसी तरह से तंग ना कर सके, इनको किसी तरह से अस्त व्यस्त ना कर सके। ये अपना एकांत में जीवन जीना पसंद करते हैं। इनके जीवन की गुणवत्ता एक अलग ही गुणवत्ता होती है। इसमें इतना ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि इनके जीवन के अंदर जो मोनेस्ट्री होती है उस मोनेस्ट्रीज के अंदर जल चक्की की व्यवस्था करना, आटा चक्की भी, और विभिन्न तरह के परिवहन के संसाधन की व्यवस्था करना, और इसके अलावा इनका जीवन जो होता है बहुत ही एक सादगी और नियमों से जुड़ा रहता है। इसके अंदर सबसे पहले जो एबे की व्यवस्था की गई थी, पहला जो एबे बनाया गया वो 529 के अंदर बनाया गया था। सेंट बेनेडिक्ट इसका नाम रखा गया और ये इटली के अंदर स्थापित किया गया। इटली के अंदर सबसे पहला जो एबे है, जिसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं, 529 में बनाया गया। इसी के साथ साथ अगला जो मोनेस्ट्री है उसकी स्थापना क्लूनी के अंदर की गई और इसका नाम क्लूनी था। बरगंडी नामक स्थान पे इसकी स्थापना की गई। बरगंडी स्थान है और क्लूनी इस मोनेस्ट्री का नाम है। तो ये 2 मठ हैं, बहुत बड़े बड़े मठ हैं और इनके अंदर काफी सैकड़ों की संख्या में लोग रहते थे। इसमें पुरुष समुदाय के लिए अलग से और महिला समुदाय के लिए अलग से एबे की व्यवस्था की गई थी। एबे भी इन्हीं को कहा जाता है, मोनेस्ट्रीज को ही कहा जाता है। ये मोनेस्ट्रीज एबे भी कहलाते हैं, इनको मठ भी कहा जाता है। इनका जो जीवन शैली जो होती है, बहुत ही कठोर जीवन शैली का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। बोथ ऑफ मेल एंड फीमेल, इन दोनों के लिए परमिशन होती है कि कोई भी इनमें से ज्वाइन कर सकता है। जैसे मॉन्क्स बनना चाहते हैं तो पुरुष समुदाय मॉन्क बनता है और जो महिला समुदाय है वो नन बनती हैं, यानी महिला नन बनेगी और पुरुष मॉन्क बनेंगे। तो इनको हिंदी के अंदर भिक्षु और भिक्षुणियाँ कहते हैं। जैसे मॉन्क को भिक्षु और महिला को भिक्षुणी कहते हैं। तो इनका जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। नॉट परमिशन फॉर मैरिज, इनको मॉन्क को और नन को आपस में शादी करने की मनाही है। ये आपस में जिस तरीके का आम जनजीवन होता है उस तरह का जीवन नहीं जी सकते हैं, सादगीपूर्ण ऐशो आराम से नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ लेखकों ने इनकी जो जीवन शैली है उस पर भी व्यंग्य किए हैं कि इनका जीवन भी बहुत ज़्यादा कठोर तब का नहीं है। तो ये बात गलत है, इन पे प्रश्न उठाना एक गलत बात है। इसके अंदर आगे देखिएगा, रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, इनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो वो किस तरह के नियम थे? दे कैन नॉट स्पीक इनफ, इन्हें बोलने की बहुत कम आज़ादी होती थी। ये रेयरली ही कभी बोलते थे, ज़्यादातर ये मौन धारण करके रखते थे और आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते थे। इनकी सोच तेज गति से विकास कर पाए इसलिए ऐसा माना जाता था। ओबे द ऑर्डर्स, और इसके अलावा आज्ञा पालन इनकी जीवन का मेन कर्तव्य माना जाता है कि अगर ये आज्ञा पालन करते हैं तो इनके जीवन का जो लक्ष्य है उनकी पूर्ति हो जाएगी, और अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो उनके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये निजी संपत्ति नहीं रख सकते हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं।
प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करना नियमित रूप से, जैसे कि मुस्लिम धर्म के अंदर नमाज अदा करना जरूरी होता है, ठीक उसी तरीके से ये लोग क्रिश्चियंस होते हैं और ये ईसा मसीह की ईस्टर प्रार्थना के अंदर हिस्सा लेते हैं, कंटिन्यू ये प्रे करते हैं। ऑल फैसिलिटीज एंड एबे, इस तरह की जो मठ होते हैं या एबे होते हैं, मोनेस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, जैसे कि ग्रेन ग्राइंडर होता है, अनाज को पीसने की चक्की लगी होती है, फाउंटेन या फव्वारा लगा होता है, बाग बगीचे होते हैं, गार्डन्स होते हैं, पार्क होते हैं, वाटर मैनेजमेंट होता है, जल संसाधन की आपूर्ति की सुनिश्चित यहाँ पे किया जाता है। इसके अंदर हमने यहाँ तक एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि जो मॉन्क्स का जीवन है बहुत ही कठोर होता है। यहाँ दो जो खास तौर पे एबे की व्यवस्था की गई है 529 में सेंट बेनेडिक्ट जो इटली में स्थापित किया गया, और दूसरा 910 के अंदर ये जो मोनेस्ट्री है सेकंड मोनेस्ट्री, उसकी स्थापना ये 1910 में की गई है। 1910 सेकंड मोनेस्ट्री ये एस्टेब्लिश किया गया। ये क्लोनी था इसका नाम, और बरगंडी में इसकी स्थापना की गई है। इनकी जीवन शैली के बारे में हमने बताया कि मेल और फीमेल दोनों के लिए परमिशन होती है, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन उनकी रहने की व्यवस्था, उनके जीवन की जो यानी जो दिन गुजारने की व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। ये परमिशन इनको शादी करने की नहीं होती है, इनको बोलने की मनाही होती है, ये सेपरेट जीवन जीते हैं, अलग अलग एबे बने होते हैं और एकांतवासी जीवन जीना चाहते हैं वो लोग इनमें आते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे साधु संत या भिक्षु भी लोग होते हैं जिनको ये जीवन शैली पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके अपने उपदेशों का प्रवचन देना चाहेंगे, लोगों को गाइडेंस देना चाहेंगे, तो उन्हें फ्रायर कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उन्हें फायर बोला गया है। तो ये वे लोग हैं जो जिनका मतलब धर्म भी यही है, मोंक उनको तब भी कहते हैं, लेकिन उनकी जीवन का जो तरीका है, जो उनकी जीवन शैली है वो डिफरेंट है। वो घूम घूम करके प्रवचन देना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो एक स्थान पे कंटिन्यू निवास नहीं करना चाहते हैं। इसके अंदर इनके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि इनको बोलने की बहुत कम आज़ादी थी, ये आज्ञा पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नियम भंग करते ही फिर इनके लिए कुछ पनिशमेंट्स भी होते थे, और इनको हो सकता है कि मोनेस्ट्री से ही निकाल दिया जाए। इनके लिए ये भी था कि अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति ये नहीं रख सकते थे, यानी कोई बैंक बैलेंस नहीं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं होना चाहिए इनके पास। प्रे टू गॉड, जैसे मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि इनको एक कंबल दिया जाता था जो लगभग 6 साल तक उसे चलाना होता था, और अगर ये भिक्षु कहीं भिक्षा मांग करके गुजारा करता है तो ज़्यादा भिक्षा नहीं ले सकता था, उसकी ज़रूरत के मुताबिक भिक्षा लेनी होती थी। और एक व्यक्ति के पास में अगर भोजन की रसद ज़्यादा रहती है तो वो दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पे एबेज के अंदर सभी तरह की फैसिलिटीज रखी जाती थी ताकि डिपेंड ना रहें किसी बाहरी समुदाय पर, बार बार हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे अनाज पीसने की चक्की है, फव्वारा है, या फिर जो गार्डन्स हैं, बाग बगीचे हैं, जलापूर्ति की व्यवस्था है, यहाँ पे कंटिन्यू की जाती थी। तो इनके अंदर यहाँ पे हमने देखा कि जो एबे की व्यवस्था है ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो एकांतवासी भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए रही, और आज भी इसको अपनाया जाता है, लेकिन सब जगह पे नहीं अपनाया जाता है। ये जो यूरोप के अंदर इसका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा विस्तार नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियंस की संख्या कम होती है। लेकिन ये सभी क्रिश्चियंस जो हैं, कैथोलिक जो परंपरा है, ये पहले की परंपरा है, प्रोटेस्टेंट उसकी बाद की परंपरा है, तो दोनों ही जो परंपराएं हैं ईसा मसीह को पूजती हैं और उनको अपना आराध्य देव मानती हैं, यानी अपना मेन जिसके ज़रिए वो मानते हैं कि एक तरह से अपना उन्हीं के प्रति समर्पित इनका लाइफ होता है और उसी के प्रति अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आपका पूरा होता है। अब हम इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। इसके अंदर रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ये मैंने आपको करा दिया था। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो आपका है, टॉपिक सेकंड, क्राइसिस फॉर 14th सेंचुरी। ये जो टॉपिक है ये 14वीं सदी का संकट के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहली जो चुनौती हुई क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हुआ? वहाँ मौसमी हालात में काफ़ी बदलाव हुआ। पहले वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु लंबी होती थी, अब ग्रीष्म ऋतु का आकार छोटा हो गया, यानी पहले कम से कम 4 महीने या 5 महीने की सर्दी
मतलब वहाँ पे कम पड़ती थी, और अब वो 4 से 5 महीने सर्दी के बढ़ गए, यानी पूरे ईयर के अंदर मात्र 2 महीने ही फसलों के लिए मिलते थे, और वो पर्याप्त नहीं थे, फसलें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती थी। इस वजह से क्लाइमेट चेंज एक चुनौती बन गया, और पूरी तरह से इसकी पूरा जो असर रहा कंप्लीट जो आम जनता पे पड़ा, उसमें सबसे ज़्यादा किसान इस पे प्रभावी हुए। डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, बड़े बड़े कृषि फार्म बना दिए गए थे, बहुत बड़े इलाके के अंदर, जैसे वन का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, उनकी जुताई करने के बाद उनको और बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट बाद में नहीं हुआ, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो रही थी। इस वजह से चुनौतियां एक पूरी तरह से जो एफर्ट्स थे वो नाकामयाब साबित हुए। इसमें क्लाइमेट चेंज जो है ये चुनौती बन गया, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, आम जनता पूरी तरह से डिपेंड होती जा रही थी। इसके बाद जो सेकंड आपका इसमें मीनिंग, इसमें जो पॉइंट है उसमें डीप कल्टीवेटिंग, यानी बहुत गहरी जुताई होती थी। आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा गहरी जुताई करने से खेती की उर्वरा शक्ति में और ज़्यादा कमी आई। वो इस वजह से क्योंकि खेती का जो सॉइल कंजर्वेशन का काम था वो नहीं हो पा रहा था, यानी भू संरक्षण का कोई भी उपाय लागू नहीं किया गया, कीटनाशकों का या फिर किसी भी तरीके पीड़कनाशी का कंट्रोल करने के लिए कोई इसे इंतजाम नहीं किए गए, और प्रोडक्शन चाहिए था, लेकिन ये प्रोडक्शन डिक्रीज होता गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। भू संरक्षण के उपायों की कमी की वजह से ऐसा हुआ। इसके अंदर क्या क्या चुनौतियां इसमें हम लिख सकते हैं। डीप कल्टीवेटिंग के अंदर जो भी एक्स्ट्रा, जैसे खेतों के अंदर पेड़ पौधे खड़े रहते थे, सबको काट दिया गया, तो पूरी तरह से पर्यावरण भी प्रभावी हो गया, और अब समय से वर्षा भी नहीं हो पाती थी। इस तरह से पूरी तरह से जो भौगोलिक परिवेश है वो भी उसे बदल गया। इसके बाद आगे है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, जो 13वीं सदी के अंदर ही जनसंख्या बहुत ज्यादा यानी लगभग 750 लाख के करीब पहुंच गई थी। उसका मतलब 730 लाख का बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, 730 लाख तक पहुंच गई। 14वीं सदी के अंदर यह जनसंख्या घट गई। वो उसमें बहुत ज़्यादा रीजन्स रहे हैं, उसमें आगे आने वाले रीजन के टॉपिक के अंदर मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसको संसाधन चाहिए होते थे, जैसे कि अनाज है पर्याप्त मात्रा में चाहिए, दूसरी और ज़रूरतें भी उनको चाहिए, रहने के लिए पर्याप्त जो सुविधाएं चाहिए, हेल्थ और हाइजीन की सुविधाएं चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी। पर्याप्त मात्रा में पार्कों की व्यवस्था भी नहीं थी। इस तरीके से बहुत ही समायोजन की समस्याएं पैदा हुई। अगर बीमारियां भी बढ़ती थी तो संक्रामक जो बीमारियां थी वो एक दूसरे में फैल जाती थी, और उनका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। जीवन जो मतलब एक तरह से शहरों के अंदर जीवन जीना कठिन हो गया था, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली गलियां थी, स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, और ऐसे के अंदर छोटी जगह पर ज़्यादा लोग रहने की वजह से अव्यवस्था का माहौल बन गया। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, यानी समायोजन की समस्या खासतौर पे इसमें आई। इसके बाद डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर मेटल, यानी चांदी की जो उत्पादकता में कमी आना। इसके अंदर खास तौर पे ये है कि सर्बिया नाम के क्षेत्र से चांदी मंगवाई जाती थी, उनकी खदानों के अंदर चांदी कमी हो गई, चांदी की मात्रा का उत्पादन अब पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब चांदी की मात्रा का उत्पादन जहां से मंगवाया जाता है, यानी कच्चा माल ही जहां से नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुद्रा बनाने में जो सिक्के कॉइन्स के अंदर जो कच्चा माल लगेगा वो कहां से आएगा। इसलिए चांदी की मात्रा कम होने से दूसरी धातुएं जो चांदी से सस्ती पड़ती थी या उससे क्वालिटी में कमतर थी, उनको मिला करके चांदी के सिक्के बनाए जाने लगे, और इस तरीके से चांदी का जो यूज था वो सिक्कों के लिए ही प्योर चांदी का यूज होता था, और अब उसके लिए मिक्सर यूज किया जाने लगा, यानी मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया। और ये एक मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट हम मान सकते हैं कि जो क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के संकट में चांदी की कमी होने की वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद है पेंडेमिक, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें 13वीं सदी के बाद में, क्योंकि इससे मतलब पूरे ही यूरोप के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार होता था, दूर दराज के क्षेत्रों से जहाज, जो समुद्री जहाज हैं, वो यहाँ पर अपना माल चढ़ाते थे, उतारते थे। इनकी बंदरगाहों पर बहुत बिजी बंदरगाह यहाँ के थे, और इन बंदरगाहों में सामान के साथ साथ चूहे भी वहाँ पहुँच गए। चूहों ने खाद्य वस्तुओं को काटा, और इस तरीके से लोगों के शरीर के अंदर जो ब्यूबोनिक प्लेग के जीवाणु पहुँच गए, और वो लोग बहुत तीव्र गति से इसे संक्रमित होते चले गए। उस समय बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और ये पेंडेमिक सिद्ध हुई। जैसे कि आज के समय में कोरोना वायरस है, वो पेंडेमिक है, वो इस वजह से पेंडेमिक है क्योंकि इसकी दवाई नहीं खोजी गई है, उचित इलाज के अभाव में ऐसा हो रहा है।
ठीक इसी तरीके का उस समय हुआ। ये पेंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 13वीं सदी में जो 730 लाख की आबादी होती थी वो घट करके 450 लाख रह गई। और इससे साफ साफ पता चलता है इस डाटा से कि कितनी बड़ी आबादी, यहाँ की आबादी के कुछ जो आंकड़े भी हमारे पास हैं, जो कुछ स्थानों पर 20% लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए और कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर 40% के करीब लोग इससे प्रभावित हुए। तो ये 14वीं सदी का संकट है, महान संकट के तौर पे जाना जाता है, जो कंप्लीट यूरोप के लिए ही मतलब ये संकट था। इसके अंदर एक बार हम रिवाइज करेंगे क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी को। इसमें क्लाइमेट चेंज हुआ, यानी पहले फसल की उगाई के लिए या फसल को बोने के लिए, फसल के विकास होने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था। बाद में सर्दी की अवधि बढ़ गई, ग्रीष्म अवधि छोटी हो गई, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट हुआ और डिस्ट्रॉय हो गए एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, यानी बड़े बड़े जो कृषि फार्म थे वो उससे बर्बाद हो गए। जो बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा खर्चा लगा करके बनाए गए थे, वो सब बर्बाद हो गए, कोई उसका यूज नहीं हुआ। इसके बाद डीप कल्टिवेटिंग, बहुत ही गहरी जुताई की गई थी और बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को काट करके, जंगलों को मतलब जला करके या काट करके, साफ करके, तब यहाँ पे खेती का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। लेकिन प्रोडक्शन घट गया क्योंकि भू संरक्षण के उपाय इंतजाम नहीं किए गए थे, पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। अब वर्षा हो जाती है तो खेती हो रही थी, वर्षा नहीं होती तो खेती नहीं हो रही थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां पे नहरों की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था कर दी गई थी। अब इसके बाद आगे है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हेल्थ और हाइजीन की समस्याएं बढ़ी। अस्पताल चाहे कितने भी खोल लिए जाएं, लेकिन फिर भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने की वजह से अव्यवस्था होती है। रहने के निवास की भी समस्या पैदा हुई, भीड़ भाड़ वाली गलियों में ज़्यादा संख्या में लोग रह रहे थे। इसके बाद इसके अंदर एडजस्टमेंट, समायोजन की समस्या पैदा हुई। इसके बाद डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर मेटल, चांदी की जो उत्पादन जहाँ से खनिज पदार्थ मिल रहा था, जो धातु मिल रही थी, सर्बिया से मिलती थी चांदी की खदानों से, वहाँ उनका उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया। तो उसका सीधा सा असर चांदी के सिक्कों पर पड़ा। चांदी के सिक्कों में जो प्योर चांदी इस्तेमाल होती थी, अब प्योर चांदी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और पेंडेमिक्स, जो ब्यूबोनिक प्लेग है, वो चूहों के द्वारा फैला और समुद्री जो जहाज से जो माल उतारा जाता था, चढ़ाया जाता था, उसके जरिए वो यूरोप में पहुंचे और ये पूरे मतलब कंप्लीट यूरोप महाद्वीप के लिए चुनौती बने। और इस तरीके से ये आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। पहला टॉपिक आपका मॉन्क एंड मोनेस्ट्रीज का और दूसरा टॉपिक आपका क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी का। धन्यवाद।